अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न हिस्ट्री में प्यूरिडाइजेशन के प्यूरिडाइजेशन क्या होता है, और उस प्यूरिडाइजेशन में मैंने क्या किया था। उस प्यूरिडाइजेशन के अंदर मैंने आपको एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न बताया था। ओके, अब आज मैं आप लोगों को मेरा लास्ट टर्न पे मैं आपको बता रहा था कॉलोनियलिज्म। अगर याद हो तो लास्ट मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताना चाहता था, कॉलोनियलिज्म, और शायद टाइम ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने वहाँ पर उसको छोड़ दिया था। तो फिर से देख लो, एंशिएंट पीरियड जो था वो काफ़ी पुराना पीरियड था, और एंशिएंट पीरियड होता था 3500 बिफोर क्राइस्ट एरा टू 647 एडी और क्राइस्ट एरा। देन मेडाइवल पीरियड फ्रॉम 647 क्राइस्ट एरा टू 750 एडी, और मॉडर्न पीरियड जो है हमारा, फिर से बता रहा हूँ, उसका टाइम पीरियड रहता है 750 क्राइस्ट एरा या फिर एडी से 1947। ओके ओके, तो पहले कॉलोनियलिज्म बताता हूँ मैं आपको। ये कॉलोनियलिज्म क्या होता है ये मैं शायद आपको बता रहा था लास्ट सम पर। तो कॉलोनियलिज्म का मतलब है इफ वन कंट्री गेन्स व्हाट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री। अगर एक कंट्री फोर्सफुली या कैसे भी किसी दूसरी कंट्री का क्या करे, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अपने हाथ में ले ले, दैट टर्म इज नोन एज व्हाट कॉलोनियलिज्म। तो ब्रिटिशर्स ऐसे ही करते थे, वो अपनी कॉलोनीज बनाते थे, जाते थे दूसरे देशों में और वहाँ पर ट्रेड की तरह जाकर क्या करते थे, वहाँ का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लेते थे। ओके, थ्रू वॉर्स और थ्रू कॉन्क्वेस्ट। ओके, तो यही सब हमें पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में। ओके, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है 750, लगभग कब से, लगभग डिक्लाइन ऑफ मुगल से। कब से? डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मतलब मुगल एम्परर जो थे, मुगल, देखो मुगल्स को याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। भाजपा है रूलिंग पार्टी, अभी कौन है? भाजपा है। तो याद रखना, भाजपा, क्या याद रखना? भारतीय जनता पार्टी, भाजपा। अब ये भाजपा नहीं है, ये क्या है? ये मुगल एम्पायर है। क्या है? मुगल एम्पायर। कैसे ये मुगल एम्पायर है? इस पी जो भाजपा में पा होता है, इस पी को एस कर लो और देखो, बी फॉर वट? बी फॉर बाबर। बाबर ने क्या किया था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद दिल्ली सल्तनत को खत्म करके क्या किया था? मुगल एम्पायर का बेस बनाया था। तो बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां एंड ए फॉर औरंगजेब। पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, याद रखना। मैं जब भी पढ़ाता हूं कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, फालतू चीजों पर नहीं। तो ओके, दिस इज व्हाट, ये जो भाज सा मैंने तुम्हें बताया था, दिस इज मुगल एम्पायर। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ओके, अब ये जो औरंगजेब था, औरंगजेब को माना जाता है लास्ट मुगल एम्परर। वैसे तो बोलते हैं कि वो बहादुर शाह जफर है, लेकिन बहादुर शाह जफर को यहाँ पर मैंने इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं था। तो औरंगजेब तक ठीक ठाक था मुगल एम्पायर, उसके बाद डिक्लाइन हुआ। तो हुआ क्या, 1707 में आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, यहाँ पर डेथ हो गई थी किसकी? औरंगजेब की। और औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ कि मुगल एम्पायर जो था वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुआ, उसकी पावर का डिक्लाइन हुआ। अब मुगल एम्पायर ये जो था, ये हमारा नॉर्थ इंडिया में था, सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान था, थोड़ा सा यहाँ पे था हमारा बंगाल की तरफ। तो यहाँ पर पूरा नॉर्दर्न इंडिया, मध्य प्रदेश से थोड़ा ऊपर तक का पार्ट जो था, ये पूरा मुगल्स लोग संभालते थे। अब जब औरंगजेब की डेथ हुई और मुगल एम्पायर क्या हुआ, वीक हो गया, तो ये जो नॉर्थ इंडिया था ये कई सारे क्या हुआ, पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, मतलब सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज्ड। मतलब क्या हुआ, पहले तो एक ही राजा था, ओके, और वो कंट्रोल करता था पूरे एरिया को, लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हुई तो वो पूरा एरिया क्या हुआ, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो गया। और वो स्टेट्स कैसे थे? इंडिपेंडेंट थे, मतलब सबका कोई ना कोई क्या था, एक अपना अलग राजा था। ओके, अब इससे क्या हुआ, ड्यू टू सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट जो इमर्ज हुए, वो लोग पावर के लिए कंटिन्यूसली क्या करते थे, आपस में लड़ाई करते रहते थे। ओके, टू गेन द पावर वो लोग क्या करते थे, कंटिन्यूसली उनके बीच में स्ट्रगल चलता रहता था।
ओके, एक टसल चलता रहता था कि कभी किसी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब इस चीज का जो फायदा था, ये जो सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो गए और ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे, इसी का फायदा लिया किसने? ब्रिटिशर्स ने। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्टार्टिंग से ही लगाई, और ये जो इंडिपेंडेंट नेशंस थे धीरे धीरे इनको खत्म करके ब्रिटिशर्स ने क्या किया? अपनी जो कॉलोनीज थी वो बढ़ाई, और धीरे धीरे पूरा इंडिया को क्या किया? कैप्चर कर लिया। अब हम थोड़ा ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे आए, कब आए। तो ये आए थे जहांगीर के टाइम पे। कब आए थे? जहांगीर के टाइम पर। पहला जो चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो जहांगीर ने दिया था। तो इन लोगों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? सबसे पहली फैक्ट्री लगाई इन्होंने सूरत में। कहाँ पे लगाई? सूरत। कब? 1606 के आसपास। ओके। अब हुआ क्या? 1606 व्हाट? एडी, क्राइस्टेरा, सीई। ओके, यार राइटिंग पे मत जाना, एक कोई मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहा था, सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, हियर करो। ओके। अब हुआ क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी जो जहांगीर ने चार्टर दिया था, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी एज अ ट्रेड। क्या करने आई थी? सिर्फ ट्रेड करने आई थी। लेकिन लेटर ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? लेटर ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में आई, वहां पर ट्रेड शुरू किया। ट्रेड के बाद उसने क्या किया? रेवेन्यू भी वहां कलेक्ट करना शुरू कर दिया अपनी मर्जी से। तो उस टाइम पर जहांगीर ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, यही गलती थी। और धीरे धीरे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? सूरत से फिर दूसरी फैक्ट्री खोली, कहाँ पर? बंगाल में। फिर एक और फैक्ट्री खोली, और धीरे धीरे उसने अपने बेस स्टैब्लिश किए और अपनी पावर को इंक्रीज करना शुरू किया। ओके। और जब औरंगजेब की डेथ हो गई और मुगल एम्पायर काफ़ी वीक हो गया, और ये जो नॉर्थ इंडिया था ये काफ़ी छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो गया, और ये लोग आपस में लड़ते भी रहते थे, उस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया? ब्रिटिशर्स ने उठाया। ओके। अब एक चीज और पढ़नी है हमें मॉडर्न पीरियड में, कि ये मॉडर्न पीरियड होता क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है क्या, क्या है मॉडर्न पीरियड। तो देखो मॉडर्न पीरियड क्या है। मॉडर्न पीरियड वो है जब इंडस्ट्रीज खुल गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, जो लोग थे उनको अपनी डेमोक्रेसी के बारे में मालूम पड़ा, अपनी राइट्स क्या है, उन्हें नेशनलिज्म के बारे में मालूम पड़ा। तो डेमोक्रेसी मॉडर्न पीरियड है जब एडवांसमेंट हो गया दुनिया में। तो देखो इंडिया में, या फिर एशिया की बात करें, इंडिया की बात करते हैं चलो सिर्फ, तो इंडिया में जो मॉडर्न पीरियड है वो काफ़ी लेट आया है। काफ़ी लेट का मतलब हम लोग मॉडर्नाइजेशन, हम मॉडर्न पीरियड मानते हैं 750 के बाद। लेकिन यूरोप में क्या था? यूरोप में 16th सेंचुरी मतलब लगभग 1500 टू 599। तो यूरोप में क्या था? यूरोप में 15th सेंचुरी में ही मॉडर्न पीरियड आ चुका था। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया था, वहाँ पर फैक्ट्रीज खुल रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। वहाँ के लोगों को पता था कि नेशनलिज्म क्या है, उनको पता था रिपब्लिक क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। ओके। तो हम लोग थोड़ा पीछे रह गए यूरोप से। ओके। तो यही सब हमको पढ़ना है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया ब्रिटिशर्स आए कैसे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए थे। सूरत में उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री लगाई, और उसके बाद लेटर ऑन उन्होंने क्या किया? अपने बेसिस को स्टैब्लिश करना शुरू किया, और धीरे धीरे ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जो आपस में लड़ते थे, उनको हराकर ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्या किया? कॉलोनाइज किया। ओके। अब मेरे को आप लोगों को बताना है कि हमें मालूम कैसे पड़ता है। अगर हम बात करें कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कैसे किया, तो हमें मालूम कैसे पड़ता है? सोर्सेज क्या हैं? तो अब हम सोर्सेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सोर्सेज। देखो होता क्या है, देयर आर सम सोर्सेज। हिस्ट्री के कुछ सोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं? सोर्सेज, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हाँ उस टाइम की हिस्ट्री पर क्या हुआ होगा। तो दो टाइप के सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। एक तो होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। अब ये दोनों आपस में काफी डेप्थ है, इनको ढंग से समझना। प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। अब देखो भाई प्राइमरी सोर्स क्या होता है। देखो प्राइमरी सोर्स होता है कोई भी मॉन्यूमेंट वगैरह, कोई भी बिल्डिंग। सपोज करो ब्रिटिशर्स आए इंडिया में और उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए। जाहिर सी बात है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ब्रिटिशर्स ने बनाए। हमारा पार्लियामेंट्री हाउस है, हमारा राजपथ है, बहुत सारे फोर्ट्स हैं। ब्रिटिशर्स ने आके ही क्या किया था? फोर्टिफिकेशन किया था। एक चीज़ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो अगर ये इंडिया का मैप देखोगे आप लोग, तो ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ।
तो अब देखो नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में हिमालयाज हैं, हिमालय से तो कोई इंडिया में आ ही नहीं सकता। और जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में क्या है, कबीले रहते थे उस टाइम पर, अफगानिस्तान वगैरह था, तो ब्रिटिशर्स वहाँ से भी नहीं आ सकते, तो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए सी रूट के थ्रू। कहाँ से आए, सी रूट के थ्रू। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है इस तरफ ईस्ट में, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडियन ओशन है। तो इन द साउथ वी हैव व्हाट, इंडियन ओशन, इन द वेस्ट वी हैव व्हाट, अरेबियन सी, इन द ईस्ट वी हैव व्हाट, बे ऑफ बंगाल। ओके, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने बेसिस इसी हिसाब से बनाए थे। वेस्ट में गुजरात के पास बेस बनाया सूरत में, देन ईस्ट में बेस बनाया, देन एक यहाँ पर बेस बनाया, देन एक यहाँ पर बेस बनाया। ओके, तो ब्रिटिशर्स ने अपने बेसिस बनाए थे चारों तरफ। एक तमिलनाडु के पास मछलीपट्टनम में बेस बनाया था, एक यहाँ बेस बनाया था मुंबई के पास। ओके, तो ब्रिटिशर्स ने चारों तरफ से अपने बेसिस बनाए थे। किस लिए बेसिस बनाए थे, ब्रिटिशर्स ने अपने बेसिस बनाए थे, सॉरी कॉल था, तो ब्रिटिशर्स ने अपने बेसिस इसलिए बनाए थे ताकि उनको रीइंफोर्समेंट मिल सके। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, मैंने कहा था ब्रिटिशर्स जो थे वो सी रूट के थ्रू आए थे। सपोज करो ब्रिटिशर्स की यहाँ पर वॉर हो रही है, तो ये वाला जो बेस है ये क्या कर सके, फटाफट अपनी जो सेना है बच्ची कुची वो यहाँ पर भेज सके, इसी को रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। ओके, या मान लो ब्रिटिशर्स की वॉर यहाँ पर चल रही है, तो सी रूट के थ्रू क्या हो सके, बची हुई सेना यहाँ पर पहुँच सके, दैट इज़ व्हाट, इसको बोलते हैं क्या, रीइंफोर्समेंट। ओके, अब देखो मैं आप लोगों को सोर्सेज बता रहा था, तो अगर मान लो ब्रिटिशर्स ने कोई मॉन्यूमेंट्स बनाया, कोई भी बिल्डिंग अगर बनाई, तो वो क्या है, वो सोर्स है। कैसी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है। मान लो ब्रिटिशर्स ने कोई भी कॉइन्स चलाए, क्या चलाए, कॉइन्स, तो ब्रिटिश जैसे किंग जॉर्ज फिफ्थ जो थे उन्होंने कई सारे कॉइन्स चलाए, तो ब्रिटिशर्स ने आके अपनी करेंसी चलाई इंडिया में, कॉइन्स। तो वो जो कॉइन्स मिलते हैं हमें ब्रिटिश एरा के, वो सब क्या है, वो सब सोर्सेज हैं किसकी, हिस्ट्री की। और क्या हो सकती हैं, और पेंटिंग्स हो सकती हैं। पेंटिंग्स के बाद और क्या हो सकता है, इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, सोचो ज़रा, दिमाग पर जोर डालो, 6-7 में पढ़ते हुए आए होंगे। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, देखो इंस्क्रिप्शंस क्या है, सपोज करो ये रॉक है, ये जो मेरा बोर्ड है ये रॉक है, और मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर कुछ डिज़ाइन कर दूं, किसकी मदद से, एक हथौड़ा ले लूं, एक कोई शार्प ऑब्जेक्ट ले लूं, और इसको खोद के यहाँ पर मान लो इसको कार्व करके, इस रॉक को कार्व करके इसके ऊपर कोई मूर्ति सी बना दूं, तो वो इंस्क्रिप्शंस होते हैं। या कुछ लिख दूं यहाँ पर, मैं अगर क्या करूं, इसको ऐसे करके किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, और इस रॉक को छेद करके इसमें कुछ लिख दूं, तो यही इंस्क्रिप्शंस होते हैं। ओके, जैसे अशोक पिलर पर इंस्क्रिप्शंस आपको मिलते हैं, अजंता एलोरा में कई सारे आपको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, तो ये इंस्क्रिप्शंस होते हैं। तो ये कुछ प्राइमरी सोर्स होती हैं, ये क्या होती हैं, कुछ प्राइमरी सोर्स होती हैं। जैसे आर्टिफैक्ट्स हो सकता है, क्या हो सकता है, आर्टिफैक्ट। दिमाग पर जोर डालो और मुझे बताओ आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, सोचो, ARTEFACTS, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। देखो, अगर पुरानी डायनेस्टी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले या हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग और उसको स्टडी कर रहे हैं, और वहाँ से हमें क्या मिल जाए, कोई कप मिल जाए, कोई बाउल मिल जाए, या पुरानी कोई उनकी चीज़ मिल जाए, तो वो आर्टिफैक्ट्स होते हैं। ओके, स्कल्पचर भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, स्कल्पचर, SCUL, स्कल्पचर। स्कल्पचर क्या होते हैं, स्कल्पचर, SCULPTUR, स्कल्पचर होते हैं मूर्ति वगैरह। कोई अगर मूर्ति वगैरह हमको मिल जाए तो हम उससे, वो सब क्या है, वो सब सोर्सेज होती हैं किसकी, हिस्ट्री की। अब ये सारी सोर्सेज हैं मॉडर्न हिस्ट्री की भी, मॉडर्न हिस्ट्री की भी हमें ये सारी सोर्सेज मिलती हैं। हाँ, कि मॉडर्न जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं। लेकिन देखो ये सारी सोर्सेज तो हमें एंशंट हिस्ट्री से भी मिलती हैं और मेडाइवल से भी मिलती हैं। ओके, मेडिवल एंड एंशंट। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ नई सोर्सेज मिलती हैं हमें जो एंशंट और मेडाइवल में नहीं मिलती। ज़रा दिमाग पर डालो जोर और ये सोचो कि मॉडर्न हिस्ट्री की नई सोर्सेज क्या मिल सकती हैं, कौन सी वो नई सोर्सेज हो सकती होंगी जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री से मिलती हैं। तो देखो वो नई सोर्सेज पता है कौन सी मिलती है हमें मॉडर्न हिस्ट्री से, वो नई सोर्सेज मिलती है हमें प्राइमरी सोर्स न्यूज़पेपर। क्योंकि न्यूज़पेपर क्या है, मेडाइवल टाइम में न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता था, क्योंकि उस टाइम क्या था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। ओके, या पढ़ते भी होंगे तो राजा महाराज पढ़ते होंगे, एक आध उनके पास आई इंफॉर्मेशन। जो आम लोग थे वो कभी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते थे। तो मॉडर्न पीरियड में हमें क्या मिलते हैं, उस टाइम के न्यूज़पेपर मिलते हैं एज अ एविडेंस ऑफ हिस्ट्री, एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। न्यूज़पेपर के साथ साथ और क्या मिलते हैं, हमें मिलते हैं फोटोग्राफ्स।
अब ये जो फोटोग्राफ है, कैमरा जो है, कैमरा मॉडर्न पीरियड में ही आया है, एंशियंट टाइम में कैमरा नहीं था। वहां पर क्या करना पड़ता था, वहां पर कार्व करना पड़ता था रॉक वगैरह को, जब ही मालूम पड़ता था। ओके। और हमें कौन कौन सी चीज मिलती है, हमें कई सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं, हमें गवर्नमेंट रिकॉर्ड मिलते हैं। अब देखो मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ था, मॉडर्न पीरियड में ये हुआ था कि मॉडर्न पीरियड में हमारे जो गवर्नमेंट थी, हमारे पास पेपर भी आ गया था। तो पेपर के जितने भी सोर्स हैं वो हमें मिल जाते थे। ओके। तो ऐसे सोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स। और भी कई सोर्सेज हैं, मैंने बताई नहीं। ऑटोबायोग्राफीज हैं। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, सपोज करो मैं अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिखूं, अगर मान लो सपोज करो मैं मुगल एम्परर हूं कोई, और मुझे अपने बारे में लिखना है और मैं खुद अपनी किताब लिख रहा हूं, तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। लेकिन अगर मैं नहीं लिख पा रहा किसी कारण से, मैं मान लो पूरी तरीके से एंगेज रहा वॉरफेयर में, लेकिन हाँ मैं काफ़ी अच्छा रूलर था और किसी और ने मेरे बारे में लिखा, दैट इज़ बायोग्राफी। या फिर मॉडर्न पीरियड में तो इंटरव्यूज़ भी हुआ करते थे, तो वो सब क्या है, वो सारी सोर्सेज हैं हिस्ट्री की, उनको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। ओके। अब सेकेंडरी सोर्स क्या होती हैं, प्राइमरी सोर्स तो हमने पढ़ ली, ये भी पढ़ ली कि मॉडर्न पीरियड में कौन सी एक्स्ट्रा प्राइमरी सोर्स थी, तो वो ये थी, मैंने बताया था, न्यूज़पेपर थे, फोटोग्राफ्स थे, रिपोर्ट्स थे, इंटरव्यूज़ थे, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स थे। ओके। अब मैं बात करता हूँ सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होती है, देखो सेकेंडरी सोर्स क्या होती है, सेकेंडरी सोर्स कुछ नहीं होती। जब हम प्राइमरी सोर्स को स्टडी करते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं या ये जो हमारे होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जब ये प्राइमरी सोर्सेज को स्टडी करते हैं और प्राइमरी सोर्सेज को स्टडी करके हमें उनके बारे में कुछ बताते हैं, वही सेकेंडरी सोर्सेज होती हैं। अब सपोज करो मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूं और मैंने प्राइमरी सोर्सेज में कॉइन्स पढ़े, मॉन्यूमेंट्स को स्टडी किया, और स्टडी करके मैंने क्या किया, अपनी एक बुक लिख दी। क्या लिख दी, बुक। ओके। ये सब स्टडी करके और मैंने बुक लिख दी, तो वो ही सेकेंडरी सोर्सेज होगी कि एक हिस्टोरियन थे और उन हिस्टोरियन ने क्या किया, स्टडी किया हिस्ट्री को और बुक लिख दी, तो वो भी तो सोर्स है जो बता रही है हिस्ट्री के बारे में, लेकिन वो प्राइमरी सोर्स नहीं है। वो कैसी है, सेकेंडरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स क्यों है, क्योंकि उन हिस्टोरियंस ने पहले इन सारी चीज़ों को पढ़ा और उसके बारे में हमें बताया, तो वो सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि पहली चीज़ों से उन्होंने पढ़ के फिर हमें बताया, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ सेकेंडरी सोर्स। अब देखो याद रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स दोनों ही, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स दोनों ही कभी कभी रिलायबल नहीं होती। क्या नहीं होती, रिलायबल, या फिर क्या बोलें, अनबाइज्ड। अनबाइज्ड मतलब होता है पक्षपात। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है हमको सोर्सेज को देखकर कि ये इन सोर्सेज में थोड़ा सा क्या है, पक्षपात किया गया है। जैसे तुम्हें समझाता हूँ ये पक्षपात क्या है या क्या नहीं है। सपोज करो मैं ब्रिटिशर्स हूँ, मैं ब्रिटिशर हूँ, मैं ब्रिटिश आर्मी में हूँ और मैं हिस्ट्री लिख रहा हूँ ब्रिटिश रूल की, तो हो सकता है मैं अगर हिस्ट्री लिख रहा हूँ ब्रिटिश रूल की और मैं ब्रिटिशर हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें हाइड कर लूँगा। जैसे जलियांवाला बाग में जो हुआ था, या ब्रिटिशर्स जो हम लोगों के ऊपर जुल्म करते थे, हो सकता है मैं वो चीज़ें हाइड कर लूँ। लेकिन हो सकता है आप हो, आप इंडियन हो और आप ब्रिटिश रूल के बारे में लिख रहे हो, तो आप कुछ और चीज़ें उसमें हाईलाइट करोगे जो आप लोगों के ऊपर बीत रही है। ओके। तो कभी कभी जो सोर्सेज होती हैं हिस्ट्री की, वो कैसी नहीं होती, वो रिलायबल नहीं होती। ओके। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ और बताऊंगा, सोर्सेज जैसे सर्वेज वगैरह, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको थोड़ा और बता दूं फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में। ओके।